हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। आज जो है मैं आप लोगों के साथ सोशल साइंस के पैडागोजी सेक्शन को डिस्कस करूंगी कि सोशल साइंस में किस टाइप की पैडागोजी जो है आती है, और उससे भी बड़ी बात पैडागोजी को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप जो है क्वेश्चन के आंसर जो है ईजिली फाइंड आउट कर सकें। दूसरी बात, किसी ने मुझसे कहा था कि मैम जो आप क्वेश्चन करवाते हो नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा इंक्रीज़ कीजिए, तो आने वाली वीडियो में आप लोगों को जरूर जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन और मिलेंगे। मतलब जितने क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ उससे ज़्यादा अब करवाऊंगी। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, मेरा जो मेन फोकस है ना वो ये है कि क्वांटिटी से ज़्यादा जो है मैं क्वालिटी पे मेरा फोकस है। क्वांटिटी आप देखेंगे मैं कितना भी, अगर मान लो कि किसी भी क्वेश्चन को मैं कराती हूँ उसका डायरेक्ट आंसर बता के मैं भले ही 30 से 40 50 करवा देती हूँ, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चन करवाती हूँ उसको एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब कि उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताती हूँ कि आपका एक क्वेश्चन बस वो नहीं है, एक क्वेश्चन के साथ आप देखते होंगे एक्स्ट्रा आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है रेडी होते हैं। तो मेरा जो फोकस है वो क्वालिटी पर है, और अदरवाइज हम जो है आगे इंक्रीज़ करेंगे और आगे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन अब ज़्यादा लूँ, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो रही है, साथ में कॉन्सेप्ट की भी बीच में क्लासेस आ रही हैं। अभी ईवीएस की स्टार्ट हुई है, सोशल साइंस की जल्दी कॉन्सेप्ट की क्लास आएगी। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है तो आप जो है जुड़ सकते हैं और लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग जो है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको एक सही गाइडेंस मिल सके। अदरवाइज़ कहीं से भी पढ़िए, बस अच्छे से पढ़िए। चलिए, ये सब तो रही बातें, अब हम कर लेते हैं काम की बात। हाँ, क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं, एक मिनट। हाँ, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में यदि आपको ज्ञानार्जन हेतु आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करना है, मतलब सोशल साइंस की क्लास चल रही है, उसमें आपको पढ़ाते टाइम कौन सा आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करना है, तो आप क्या करेंगे। आगमनात्मक उपागम मतलब कि इंडक्टिव अप्रोच। आप लोगों को बता दूं, एक आगमन विधि होती है, मतलब आगमन उपागम होता है, और एक होता है निगमन उपागम। ठीक है, निगमन उपागम, इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि क्वेश्चन करने में आप लोगों को आसानी हो। निगमन में समझिएगा, न से ही याद रखिएगा, निगमन अगर आपका उपागम आता है या निगमन विधि आता है तो ये जो है न से समझिएगा, सबसे पहले इस उपागम में या इस विधि में जो है नियम बताया जाता है। किसी भी चीज़ को पढ़ाने से पहले उसके जो है पूरा नियम को पहले बताया जाता है, फिर जो है उदाहरण देते हैं, मतलब कि किस पे जाते हैं, रूल्स पे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है रूल्स बताते हैं और फिर उसके बाद जो है आपको एग्जाम्पल दिया जाता है। तो मतलब ये नियम से उदाहरण की ओर चलता है। कहने का मतलब है कि ये जो है थोड़ा सा क्या हो गया, कठिन से सरल की ओर चलता है, कठिन से सरल की ओर। ठीक है, और अगर आगमन विधि की बात करें, आगमन उपागम की बात करें, या इंडक्टिव आपके अप्रोच की बात करें, तो इसके अंदर जो है सबसे पहले क्या बताया जाता है, इसके अंदर आपका सबसे पहले जो है एग्जाम्पल आ जाता है, और फिर उसके बाद एग्जाम्पल के बाद जो है रूल्स को क्लियर किया जाता है, रूल्स को बताया जाता है। कहने का मतलब है सबसे पहले इसमें उदाहरण बताया जाता है और फिर उसके बाद जो है नियम को बताया जाता है। और इससे हम उदाहरण देंगे तो कोई एक विशेष प्रकार का उदाहरण देंगे, तो इसीलिए बोला जाता है ये विशेष से सामान्य की ओर। ये क्या है, विशेष से सामान्य। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन, आप क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ऑप्शन जो है, देखते हैं क्या कौन सा सही होगा। विभिन्न उदाहरणों के बीच समानता ढूंढकर एक सामान्य सिद्धांत पर पहुंचेंगे। कहने का मतलब है कुछ उदाहरण बताएंगे, उदाहरणों में कुछ हम जो है समानता देखेंगे, फिर एक जो है सिद्धांत की ओर पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं बात सही है, पहले क्या बता रहा है, उदाहरण, फिर उसके बाद जो है सिद्धांत की तरफ जा रहा है। तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। आगे नेक्स्ट भी देख लेते हैं। विभिन्न स्तर ग्रेडों के शिक्षण अधिगम गतिविधियों को एकीकृत कर लेगी। कहने का मतलब है अलग अलग जो है स्टेज के जो ग्रेड हैं उनके शिक्षण अधिगम जो गतिविधियां हैं, टीचिंग लर्निंग जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। तो क्या ये इस नियम को, आगमनात्मक उपागम को जो है ये फॉलो कर रहे हैं? नहीं। यहाँ पे हमें जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ को जो है इकट्ठा नहीं करना है, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है हमें कुछ क्रिएट करना है। ठीक है, समस्या को एक सामान्य सिद्धांत के प्रयोग से हल कर लेंगी। सिद्धांत के प्रयोग से मतलब पहले सिद्धांत आएगा उसके प्रयोग से, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, सिद्धांत की तो बात ही नहीं है, पहले सिद्धांत नहीं, इसमें पहले क्या है, उदाहरण देना है। बच्चों को स्वयं ज्ञान को सृजित करने की स्वतंत्रता दे देगी, तो ये कहीं ना कहीं सही है। लेकिन यहाँ पर जो है इससे भी सही आंसर जो हमारा बैठता है वो ये कि उदाहरणों के बीच समानता ढूंढकर, पहले बच्चों को उदाहरण दिया जाएगा, उदाहरणों के बीच समानता ढूंढकर एक सामान्य सिद्धांत की ओर जो है उसे पहुंचाया जाएगा। तो ऑप्शन जो है हमारा 1 जो है करेक्ट होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे, आगमन निगमन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाऊं। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, स्पेशली जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ताकि उन्हें कहीं ना कहीं इससे हेल्प मिल सके। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण, पेन ले लेते हैं।
सामाजिक विज्ञान शिक्षण को बहुत समय से विचारधारा या मूल्य लागू करने का साधन के रूप में देखा गया है। कहने का मतलब है जो सोशल साइंस जो टीचिंग है उसमें काफ़ी टाइम से जो है एक विचारधारा, ठीक है, मतलब एक आइडियोलॉजी को मतलब क्या किया जा रहा है, एक मूल्य लागू करने, एक वैल्यू लागू करने के साधन के रूप में जो है देखा जा रहा है। तो दूसरा क्या कथन क्या बोल रहा है, दूसरा कथन, यह सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्रीय पक्ष के लिए लाभकारी है। तो क्या सोशल साइंस के पेडागोजिकल सेक्शन की तरफ से हम देखें तो क्या ये उसके लिए लाभकारी है? तो नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन पहला हमारा कहीं ना कहीं सही है कि सोशल साइंस का जो टीचिंग लर्निंग, सोशल साइंस की जो टीचिंग है उसमें देखा जाए तो विचारधारा या मूल्य लागू करने के एक साधन के रूप में जो है इसे देखा जाता है। तो ए तो सही है, बी गलत है। ए सत्य, बी असत्य, मतलब पहला ऑप्शन ही यहाँ पर हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। पहला हमारा सही है, दूसरा गलत है, तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवाज़ जो है पीछे से आ रही है उसे अवॉइड करना, मेन आपका फोकस होना चाहिए क्वेश्चन पे। ठीक है, एक मिनट। इतिहास अध्यापन में अध्यापक को निम्न बिंदु पर जोर देना चाहिए। अगर आप जो है क्या पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री को पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक को किन बिंदुओं पर जोर देना चाहिए? इतिहास की सूचनात्मकता पर। क्या इतिहास की सूचना देना ही आप लोगों की टीचिंग होनी चाहिए? नहीं, तो ये तो वैसे ही सूचना देना, बच्चों को सिर्फ सूचना देना हमारा काम नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। उचित प्रतिक्रिया, मतलब बच्चे जो है उसके ऊपर कुछ प्रतिक्रिया दें, मतलब एक सही प्रतिक्रिया दें। पाठ्यक्रम की पूर्णता, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कहीं पर भी पेडागोजी में अगर देखा जाए कि पाठ्यक्रम को, करिकुलम को पूरा करवाना है, आपके सिलेबस को पूरा करवाना है, पाठ्यक्रम को पूरा करवाने के लिए पढ़ाना चाहिए, तो ये जो है गलत होगा। तो ये हमारा ऑप्शन में होगा ही नहीं। स्रोत विश्लेषण, बिल्कुल, मतलब एनालिसिस, जो भी आप जो है अगर आप इतिहास को पढ़ा रहे हैं तो अध्यापक का निम्न बिंदु जो है किस पे जोर देना होना चाहिए कि उस पर बच्चे जो है एनालिसिस कर सके, उस पर विश्लेषण कर सके, वाद विवाद कर सके, विचार कर सके, अपने दिमाग से कुछ सोच सके। तो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा जो है करेक्ट होगा। उचित प्रतिक्रिया, जरूरी नहीं कि हम जो बताएं बच्चे उस सही प्रतिक्रिया ही दें सही तरीके से, तो वो नहीं। यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन फोर्थ जो है करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ कि जो मैं टिप्स बता रही हूँ वो आप लोग ध्यान देंगे। देखिए, कभी भी हमारा सूचना देना किसी को काम नहीं होता है कि सिर्फ बच्चों को सिर्फ सूचना दे दें हमारी पढ़ाना खत्म हो गया, नहीं। शिक्षण का कभी भी ये जो है रूल नहीं होता है एक बच्चा सही ही आंसर करे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए हम कभी नहीं पढ़ाते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 84 में क्या है? प्रायः हम इनके लिए, एक मिनट, प्रायः हम इनके लिए द्वितीयक स्रोत का प्रयोग करते हैं। मतलब द्वितीयक स्रोत के रूप में जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें कौन कौन से हैं जिसको एक द्वितीय स्रोत के रूप में हम देखते हैं? नई खोज के लिए, नए खोज के लिए तो ये प्राथमिक, कोई चीज़ प्राथमिक रूप से ही देखा जाएगा, ये तो होगा नहीं हमारा। विषय की पूर्व जानकारी के लिए, बिल्कुल ये हो सकता है। कैसे? किसी भी विषय की आपकी विषय के पूर्व की जानकारी देना है तो कोई ना कोई चीज़ जो है आप लोगों को किसी तरीके से समझाना होगा, तो एक तरह से हमें इसमें जो है हम इसे द्वितीयक स्रोत के रूप में जो है क्या प्रयोग कर सकते हैं। बहस के लिए विश्वसनीयता प्रमाण उपलब्ध करवाने के लिए, नहीं, वह जानकारी जो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं हो सकती। अगर कोई जानकारी हमें प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं हो सकती तो हमें द्वितीयक स्रोत का जो है प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो ये डी भी सही होगा। और किसी भी विषय की पूर्व की जानकारी देना है तो कहीं ना कहीं हमें जो है कोई ना कोई एक स्रोत का जो है दूसरे स्रोत का प्रयोग करना ही पड़ेगा, द्वितीयक स्रोत के रूप में लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बी और डी करेक्ट है। नई खोज के लिए नहीं, उसके लिए क्योंकि आपको तो पहले से ही कुछ नया खोजना है तो द्वितीय स्रोत की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे बी और डी जो है करेक्ट होगा। ऑप्शन ए तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होता है, बी और डी। नेक्स्ट देखते हैं 85। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, उसमें परियोजना का कार्य देने का क्या कारण है? छात्रों को आप अपने समय का सही प्रयोग करने का अवसर देना। आप इसलिए बच्चों को जो है एक प्रोजेक्ट वर्क देते हैं कि वो समय पर कार्य पूरा कर लें? बिल्कुल नहीं, ये होगा ही नहीं। ठीक है, पाठ्यक्रम पूरा होने के निश्चित होना, मतलब पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए, जैसे कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट वर्क देते हैं तो इससे क्या होगा, एक टॉपिक कवर हो जाएगा। एक कोई टॉपिक आपने लिया, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट वर्क दे रहे हैं तो क्या होगा कि आपका बहुत ईजिली वो प्रोजेक्ट टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप इसलिए प्रोजेक्ट वर्क दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, तो ये भी नहीं होगा। आप एक पाठ्यक्रम को अपने पूरा करवाने के लिए नहीं एक प्रोजेक्ट देते हैं। ठीक है, छात्रों को सुनने और पढ़ने के कौशलों का विकास करवाने के लिए, ऐसा भी नहीं है। विद्यालयी शिक्षा को सामाजिक वास्तविकता
वास्तविकता से जोड़ना। बिल्कुल, जो एनसीएफ है वो यही बोलता है कि जो हमारी जो एजुकेशन है उसको बाहर के इन्वायरमेंट से, मतलब बाहर के वातावरण से, स्कूली ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जो है जोड़ना है। तो यहाँ पे विद्यालय शिक्षा को जो है सामाजिक वास्तविकता से जोड़ने के लिए जो है, इसलिए प्रोजेक्ट, मतलब कि जो सामाजिक विज्ञान में अगर पाठ्यक्रम का कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है तो उसका उद्देश्य क्या होगा कि विद्यालय शिक्षा को सामाजिक की वास्तविकता से जोड़ना। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होता है। 3 क्यों नहीं हो सकता वो मैंने क्लियर कर दिया है, ताकि आप लोगों को अगला कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो वो आप गलत ना करें। ऑप्शन कुछ ऐसे मिलते जुलते रहते हैं, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से पेडागोजी को करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन की कौन कौन सी विशेषताएं नहीं है, इनमें से कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं जो है रचनात्मक मूल्यांकन। अब रचनात्मक मूल्यांकन होता क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक होता है सबमेटिव। सबमेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो कि एक टीचिंग लर्निंग के बाद, मतलब पढ़ाने के बाद एंड में, मतलब पूरे साल के अंत में जो है एक एग्ज़ाम लिया जाता है, और एक जो है साल के बीच में जो यूटी होते रहते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। हम फॉर्मेटिव असेसमेंट उसे भी कह सकते हैं जो आप क्लास में अगर कोई टीचर पढ़ा रही है, पढ़ाने के दौरान जो वो अगर हमसे कुछ पूछ रही है बीच बीच में, वो भी जो क्या होगा, रचनात्मक मूल्यांकन। मतलब कि आपका टीचिंग लर्निंग के दौरान जो आपका असेसमेंट होता है वो हमारा रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है, वो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। ऑफ लर्निंग नहीं, फॉर लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे निदानात्मक और उपचारात्मक हो जाएगा, या प्रतिपुष्टि के उपरांत सुधार के अवसर, मतलब एक फीडबैक देने के बाद जो है सुधार के लिए, नहीं ये तो होगा नहीं। अधिगम का मापन करने के लिए, बिल्कुल नहीं। हम अपने लर्निंग जो हमने बच्चों को करवाया उसका एक मापन करने के लिए, ऐसा नहीं। रचनात्मक मूल्यांकन इसलिए नहीं किया जाता है। सत्र के अंत में होना, तो सत्र के अंत में तो फॉर्मेटिव हो जाएगा। तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा, तो कौन सा होगा, हाँ देखिए एक चीज़ मैंने गलत बता दिया, हाँ प्रतिपुष्टि के उपरांत, मतलब आपने कोई बच्चे को फीडबैक दिया और उस फीडबैक के बाद जो है आप उसको सुधार के अवसर देते हैं, तो ये कब हो सकता है, जब आप क्लास में कुछ पढ़ा रहे हैं उसी के दौरान, मतलब कि आपके पढ़ाई के दौरान ही आपने उसे जो है असेस कर रहे हैं, तो ये हमारा जो है करेक्ट होगा। मैंने गलती से बता दिया कि नहीं, शायद पढ़ने में वो गलती हो गई। प्रतिपुष्टि के उपरांत सुधार के अवसर देना, मतलब फीडबैक देने के बाद बच्चे से फिर कुछ, मतलब उसमें सुधार करने के लिए उसे हमें क्या देना है, अवसर देना है, तो ये सही होगा। सी तो होगा नहीं, और डी सबमिटिव असेसमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए और बी करेक्ट होता है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है, ए और सी, हाँ पहला ऑप्शन ही हमारा ए और बी, पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होता है। तो उम्मीद करती हूँ अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। याद रखिएगा जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये टीचिंग लर्निंग के दौरान होता है, मतलब आप जब पढ़ा रहे होते हैं, शिक्षण कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ चलता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं के संशोधित ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार सही क्रम को दर्शाती है, मतलब जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसके अनुसार जो ये क्रम दे रखा है कौन सा सही है। तो देखिए स्मृति, तो सबसे पहले हमें पता है कि सबसे पहले क्या होता है, स्मृति ही होता है, ठीक है। तो सब में ही है, तो और दूसरा ऑप्शन देते हैं अवबोध, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग। दूसरा क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग। पहला हमारा होता है याद करना, स्मृति मतलब रिमेंबर, याद करना, या स्मृति बोल सकते हैं, रिमेंबर, तो वो हमारा हो गया। दूसरा अंडरस्टैंडिंग पे जोर दिया जाता है, अवबोध, तो ये तो सही है, ये तो होगा नहीं। दो ऑप्शन चल रहे हैं अभी साथ साथ में, तीसरा और पहला। तीसरा होता है अंडरस्टैंडिंग के बाद जो है उसे अप्लाई करना, ठीक है, तो अनुपयुक्त, ये तो सही है। और यहाँ पे विश्लेषण आ गया, विश्लेषण तो पहले आता नहीं है, और ये तो हमारा क्लियर पहले कट गया, और ये भी कट गया क्योंकि हमारा यहीं पर ये गलत हो गया, निर्माण पहले आ गया, इसमें अवबोध बाद में आ रहा है, निर्माण पहले आ गया, ठीक है। सबसे पहले जो आता है वो रिमेंबर, मतलब याद करना, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग अवबोध आता है, देन हमारा अप्लाई करना, अप्लाई करने के बाद जो है हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण, देन उसके बाद जो है आपका मूल्यांकन होता है, मतलब इवैल्यूएशन कर लेंगे तो उसके बाद जो है क्रिएट, ठीक है, निर्माण करना। तो पहला जो है हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होता है। याद रखिएगा ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो सही क्रम है पहला, इसे याद कर लीजिए, कई बार जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88 का। एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समकालीन घटना के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के प्रति छात्रों की सजगता का आकलन करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। क्या बोल रहा है कि सोशल साइंस आपको जो है क्लास में पढ़ाना है, उसके दौरान जो समकालीन घटना के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के प्रति छात्रों में क्या लानी है, सजगता लानी है। सजगता का आकलन करने के लिए किस प्रकार की तकनीकी का प्रयोग करना है, तो किस तरीके का नाटक करने के लिए, वाद विवाद, कथा लेखन,
क्विज़ का तो कोई मतलब नहीं है। कथा लेखन से जो है कुछ नहीं होगा, क्योंकि छात्रों की सजगता का आकलन आपको करना है, ठीक है। तो कथा लेखन करना नहीं है। नाटक नहीं, वाद विवाद। वाद विवाद सबसे बेस्ट तरीका है। अगर बच्चों की देखना है कि बच्चों का आकलन करना है कि उनकी जो है इसके बारे में क्या समझ है, तो वो जो है क्या होगा, वाद विवाद, डिबेट, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेशन कैसा रहा जरूर बताइएगा, कैसा लग रहा है आप लोगों को। कोई सजेशन है जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के सजेशन मुझे जो है एक और नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है कोशिश करते रहेंगे, मतलब जो भी आप लोगों के मन में आएगा, अगर सजेस्ट करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन अध्यापकों को छात्रों के विषय में निम्न में से क्या जानने का अवसर देता है। जो मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन, हम बच्चों को इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो वो जो है अध्यापकों को छात्रों के विषय में क्या जानने का जो है अवसर देता है। तो जब हम बच्चों का इवैल्यूएशन करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, तो वो हमें क्या जानने में मदद करता है बच्चों के बारे में, कि उन्होंने क्या सीखा है। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए इवैल्यूएशन के बाद हमें पता चलता है कि बच्चे ने सीखा है, कितना सीखा है, क्या सीखा है, वो कैसे सीखते हैं, ये तो हमें टीचिंग मेथड से पता चलता है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। उनकी रुचियाँ क्या हैं, बिल्कुल उन्होंने क्या नहीं सीखा ये पता चलता है। अगर कुछ गलत करते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने क्या नहीं सीखा, ठीक है। क्या सीखा, क्या रुचियाँ हैं और उन्होंने क्या नहीं सीखा, इसके बारे में जो है हमें पता चलता है। तो मतलब कि इसमें सही एग्जैक्ट हमारा आंसर क्या होगा, ACD। तो ACD जो है थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90, हाँ, अध्यापिका आकलन व्यूह रचना के प्रयोग द्वारा छात्रों की अध्ययन प्रक्रिया में कठिनाई के क्षेत्रों को जानना चाहती हैं। अध्यापिका आकलन व्यूह रचना के प्रयोग के द्वारा छात्रों के जो लर्निंग प्रोसेस को जानना चाहते हैं कि उन्हें कहाँ कठिनाई हो रही है, तो वह आकलन के लिए किस विधि का प्रयोग करेगी। तो उसे इवैल्यूएशन करना है तो वो कौन सी विधि का प्रयोग करेगी, निदानात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन या स्थानांतरण आकलन। आप लोगों को बता दूं, अगर बच्चे के बारे में उसकी कठिनाई के स्तर को जानना है तो निदानात्मक आकलन मतलब कि उसको जो है उपचार देगी, निदान उसका आकलन करेगी, उसका निदान बताएगी, तो ये तो सही है। योगात्मक आकलन बिल्कुल नहीं, ये तो अंत में किया जाता है तो हो ही नहीं सकता। रचनात्मक जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है टीचिंग लर्निंग के दौरान होता है, तो वो जो है रचनात्मक, मतलब A और C जो है करेक्ट है। निदान के लिए और जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो आकलन किया जाता है, जो इवैल्यूएशन होता है वो, तो A और C जो है यहाँ पे करेक्ट होता है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है, A और C। उम्मीद करती हूँ कि ये जो है पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आप लोगों को बता दूँ, ये ऑनलाइन पेपर पर आधारित जो है क्वेश्चन है। मैं पूरा जो है प्रीवियस ईयर, मेरी कोशिश है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, बस सिर्फ क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर नहीं बताऊँ, बल्कि उसको एक क्वेश्चन के साथ साथ आपका 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रेडी हो, ये मेरी जो है कोशिश है। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, पसंद आई नहीं ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ पसंद आई हो तो हिट लाइक बटन।